गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी बच्चों को सुप्रभात। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग खुशी मंगल होंगे। इसी के साथ, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग विद्यालय में कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी तक पढ़ लिए थे। अब एक आज से स्टार्ट करना है ऑक्सीजन की कहानी। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें। इसी के साथ आज की सुबह की शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक गैस की कहानी, ठीक है, एक ऑक्सीजन की कहानी। आप जानते हैं बच्चे कि ऑक्सीजन जिसको हम लोग O2 बोलते हैं, आज के समय में बहुत O2 बहुत ही महत्वपूर्ण है O2, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह हमें पेड़ पौधे के द्वारा प्राप्त होता है। अगली जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे के द्वारा ही O2 हमें प्राप्त होता है, और हम लोगों को द्वारा जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं वो लेते हैं और उनसे हमें O2 प्राप्त होता है। एक क्रियाकलाप दिया गया, इस पे हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 3। एक प्रखनली या शीशी, ध्यान से देखिएगा, एक प्रखनली या शीशी को पानी से पूरा भरिए और उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके उल्टा कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि एक प्रखनली मतलब एक ट्यूब लीजिए और उसको इस चित्र में आप देख सकते हैं, देखिए कि उसको मुट्ठी से उसमें पानी भर कर उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक। उसको उल्टा आपको करना है बच्चे। प्रखनली को इस प्रकार उल्टा करके पकड़िए कि पानी से भरे बर्तन में खड़ा करके अपना अंगूठा हटा लीजिए। उसको इस प्रकार के पकड़ना है कि उसमें पानी भरा है और उसको जो है जब ये पोर्शन नीचे रखिएगा, देखिए जैसे यहाँ रखा गया है, तो पानी गिरना नहीं चाहिए और अपना अंगूठा हटा लीजिए। अंगूठा हटाने पर प्रखनली का पानी गिरना नहीं चाहिए। देखिए प्रखनली का जो पानी है वो गिरना आपको नहीं चाहिए, ठीक, गिरना नहीं चाहिए, ठीक। अब आते हैं, अब जो है प्रखनली, अब एक प्रखनली या गर्दन वाली शीशी में, यहाँ से समझिए बच्चे। अब एक प्रखनली या गर्दन वाली शीशी, देखिए ऐसा एक प्रखनली लेना है और गर्दन वाली शीशी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो जहाँ आप टिक कर रहे हैं ये गर्दन है, जो इसमें चिमटा लगा है, ये एक गर्दन हो गया, इसमें गर्दन लगा है ऊपर में, ये चिमटा से पकड़ा गया है, ऐसे वाला शीशी को बोला जा रहा है। अब एक प्रखनली या गर्दन वाली शीशी में लगभग 2 से 3 कितना 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4 KMnO4 ये लेना है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। कितना से कितना ग्राम लेना है बच्चे? 2 से 3 ग्राम लेना है। सबसे पहले यदि हम थोड़ा बात करें, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पर अगर हम बात करें बच्चे, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अपने एक पहले शीशी लीजिए, उस शीशी में पानी भरिए, उसको उल्टा कीजिए, उल्टा करके ऐसा रखिए कि इसका पानी न गिरे, ठीक है। इसके बाद एक और जो है प्रखनली लीजिए, उसके बाद एक और प्रखनली लीजिए जिसमें ये यहाँ लिखा गया है चिमटा लगा हो, ये जो चिमटा है ये लगा हो, इसके साथ साथ ये ढक्कन जो है इसमें लगा हो। इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है आप KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट 2 से 3 ग्राम लेंगे, 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट आप लीजिए, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट आप लीजिए, 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट। इसके बाद लीजिए, चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि चित्रानुसार, जैसे चित्र में दिखाया गया, आप चित्र में ध्यान से देख सकते हैं कैसे दिखाया गया है बच्चे। चित्र में आप देखिए कैसे दिखाया गया है, आप देखिए, 1 मिनट बच्चे इसको हम मिटा लें। देखिए चित्र में आपको ये पहला तो हो गया कि आपको कैसे करना है, यहाँ तो ये वाला ये तो आपका हो गया। इसको देखिए, एक ढक्कन वाली शीशी लेनी है,
इसमें KMnO4 लेनी है और इसमें पानी रहेगा। और चित्र जैसे लिखा गया, जैसे चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। चित्रानुसार मतलब जैसे चित्र में दिया गया है, यहाँ देखिए लिखा गया चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए, चित्रानुसार करना है। ठीक है, तो चित्र में एक ये ढक्कन है, इसके अंदर छेद है, इसमें पाइप लगा के और इसके अंदर से पाइप जो है पानी में अंदर से डाल दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए। परखनली या शीशी पकड़ से पकड़कर खूब गर्म कीजिए। पकड़ से पकड़कर अर्थात जो चिमटा होता है पकड़ने वाला, उसकी बात कर रहा है बच्चे, कि उस शीशी को, इस शीशी को, ये जो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं चिमटा से इसको पकड़ा गया है। तो बच्चे इसको चिमटा से पकड़कर और अंदर देखो, देखिए यहाँ बच्चे आपको KMnO4 है, KMnO4 है और यहाँ जो है KMnO4 है और नीचे जो है यहाँ देखिए मोमबत्ती जल रही है और कैंडल से इसको गर्म किया जा रहा है। अब देखिए शीशी में लिए गए पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो रहा है? पानी से भरे शीशी में क्या कोई गैस जमा हो रही है? बताइए। जी बिल्कुल, जब यहाँ बच्चे पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे गर्म होगा, इसको हम लोग हीट करेंगे बच्चे। तो हीट करने के बाद बच्चे क्या होगा, इस पोटेशियम परमैंगनेट जब हम हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ये जब टूटेगा तो इससे ऑक्सीजन इस पाइप से होकर इस पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो क्या जा रहा है बच्चे? ऑक्सीजन। ठीक, शीशी को गैस से भरकर अच्छी तरह से पानी के अंदर ही ढक्कन डाल दें, फिर उसे रखते हैं। अब एक सुलगती अगरबत्ती को गैस से भरी शीशी में डालिए। बिल्कुल वह जो है जलेगा, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक जो है अगरबत्ती जलेगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलिए, ये ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंट था और आपको मेन यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का जो है फार्मूला याद रखना है, KMnO4। इस चीज़ को बच्चे आप याद रखेंगे। आगे यहाँ आपको दिया भी है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि देखिए बच्चे, आगे आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जैसे ही यहाँ इस प्रकार देखिए, ये हो गए पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हमने दे दिया हीट दे दिए बच्चे, हीट दे दिए, हीट मतलब उष्मा, गर्मी दे दिए, मोमबत्ती जला दिए। जलाने के बाद यह ऑक्सीजन देगा और अन्य पदार्थ। आप कह सकते हैं कि इस पानी में जो इकट्ठा होगा वो ऑक्सीजन होगा बच्चे, आप कह सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है कि जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो वह ऑक्सीजन देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन की कहानी ध्यान से हम लोग इसको जो है समझेंगे। ऑक्सीजन की कहानी देखिए, 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने जलती मोमबत्ती को जार से ढककर रख दिया। 1771 में एक जोसेफ प्रिस्टले थे, उन्होंने एक जलती मोमबत्ती को, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को एक जार से ढक के उसको रख दिया। जैसे यहाँ तस्वीर में आप दिखाया गया, आप देख सकते हैं, देखिए इस तस्वीर में दिखाया गया है। इस तस्वीर में देखिए कि ये अंदर जो है एक कैंडल है, मोमबत्ती, ये ग्लास है, जार है और इसमें इसको रख दिया गया। जैसे ही रखा गया बच्चे, अच्छा आगे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोमबत्ती थोड़ी ही देर में बुझ गई। आप देखते भी होंगे कि यदि आप इसका अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देखिए, आप मोमबत्ती जला लीजिए और मोमबत्ती जलाने के बाद ऐसे, और इसमें एक बड़ा गिलास लेकर बच्चे आप ऐसे ऊपर से इसको कवर कर दीजिए, ये मोमबत्ती अपने आप जो है बुझ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरह यह प्रयोग जीवों, पक्षियों, छोटे जंतुओं के साथ भी दोहराया। पाया कि जीवों का भी जीवन समाप्त हो जाता है जब उन्हें किसी जार को ढककर ठीक उसी प्रकार जिस तरह मोमबत्ती बुझ जाती है। मतलब कि यदि आप बच्चे किसी, मान लीजिए आप चूहा को ले लेते हैं, ये चूहा है मान लेते हैं, ये मान लीजिए चूहा है, मान के चलते हैं, या कोई पक्षी है, मान के चलिए, जो आपको उचित लगे। तो इसको यदि हम ऐसे जार से ढक देंगे, ऐसे कर देंगे बच्चे, तो ये भी कुछ समय बाद मर जाएगी। ठीक है, मतलब मछली है, चूहा है, कोई भी,
वह जो है पानी मछली को नहीं देंगे, और ऐसे मछली को बाहर निकाल कर ढक देंगे तो मर जाती है। आप कभी देखे भी हो कि मछली को जब आप बाहर निकाल कर और रख दीजिएगा तो मछली का तो खैर दूसरा कंसेप्ट है, उसमें गड़फड़ा पाया जाता है, उसका तो दूसरा है, लेकिन हम चूहा पर बात करते हैं फिलहाल। तो चूहा को 4 से 5 दिन ऐसे ढक दीजिए कि ये बेचारा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सांस लेने में O2 इसको नहीं मिल पाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, इसलिए जो है यह मर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं। ऐसे ही जिस तरीके से 1771 में जोसेफ प्रिस्टले जी ने 1771 में जोसेफ प्रिस्टले जी ने ये एक्सपेरिमेंट किए बच्चे। 1771 में जोसेफ प्रिस्टले जी ने किए बच्चे। तो ठीक वैसे ही इन्होंने मोमबत्ती के साथ साथ कई अन्य जीवों पर भी किए। आप देख सकते हैं चूहा पर भी कर सकते हैं, कई पक्षियों पर भी किए। उन्होंने बहरहाल ये देखें कि कुछ समय बाद बच्चे उनकी मौत हो जा रही है। आखिर इसके पीछे उन्होंने सोचा कि आखिर भाई क्या बात है, आखिर क्या बात है कि चूहा मर जा रहे हैं, पक्षी मर जा रहे हैं, मोमबत्ती बुझ जा रहा है। तब उन्होंने इस पे विचार करना शुरू किया और इसके बारे में उन्होंने सोचा। तब आप आगे देखिए बच्चे, तब उनको एक सूझी। अब प्रिस्टले ने इस बार पुदीने की टहनी डाल दी। टहनी डालते वक्त सावधानी रखी जार के अंदर हवा और बाहर की हवा आपस में न मिल पाए। 10 दिन बाद 10 दिन बाद जो है मोमबत्ती को फिर से जलाया गया तो वह जलने लगी। मोमबत्ती को जलने के लिए जार को नहीं हटाया गया, बाहर से ही लेंस की मदद से उसे जलाया गया। अब ध्यान से देखिए, अब 10 दिन बाद इसमें आप देखिए 10 दिन बाद इन्होंने क्या किया इसमें कि ऐसा हटाया कि यहाँ पे बाहर की हवा अंदर ना जाए, अंदर की हवा बाहर ना आ जाए। और एक जो पुदीना है, उस पुदीने की टहनी जो है, जो पुदीना है, इस पुदीने की टहनी को इसके अंदर डाल दी। अंदर डाल देने के बाद बच्चे क्या हुआ कि फिर से मोमबत्ती को जलाया गया। अब मोमबत्ती जो है जल गई, और मोमबत्ती को जलाने के लिए बाहर से सलाई से नहीं जलाया गया, सूर्य के प्रकाश में यहाँ से लेंस लाया गया, यहाँ लेंस लगाया गया और लेंस की सहायता से मोमबत्ती को जलाया गया। मोमबत्ती जल गई। इस ग्लास को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए अब बच्चे हम यहाँ एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे ये जल गई, पहले क्या थी बच्चे इसमें, आप इस तस्वीर में देखिए बच्चे, यहाँ जैसे ही हम लोग ग्लास रखें ऊपर से शीशा का, वैसे ही यह बुझ गई, यहाँ बुझ गई है ना। लेकिन आप इस तस्वीर में देखें, जैसे ही पुदीना का पौधा डाला गया और 10 दिन बाद इसको जलाया गया, यह जल गई। ऐसा क्यों? आपको मालूम है बच्चे कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे ने अब यहाँ ध्यान से बच्चे समझने वाली जो बात है यह है कि इस पौधे ने जो ऑक्सीजन को दिया है, वो ऑक्सीजन मोमबत्ती ने जलने में खर्च हो गई। ध्यान से समझिए, इस पौधे ने जो, आपको मालूम है बच्चे कि कोई भी, मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। जैसे कि आप पहले पार्ट में भी पढ़े हैं कि हमें पेड़ पौधे से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हमें पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है। तो इस पेड़ पौधे जब ये ऑक्सीजन दिए थे, इस ऑक्सीजन जो है, आपको ये भी मालूम है कि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मोमबत्ती नहीं जलेगी। यही कारण है बच्चे कि इन दोनों में अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए यह मोमबत्ती बच्चे जो है बुझ गई। लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इसको मिली, O2 मिला, तब जो है यह मोमबत्ती, आप देखिए बच्चे ध्यान से, अब देखिए यहाँ इस पुदीना के पौधे से O2 मिला, O2 मतलब ऑक्सीजन। इस O2 के सहायता से बच्चे क्या हुआ कि ये मोमबत्ती जल गई। और जब मोमबत्ती, देखिए यहाँ मोमबत्ती जली हुई है ना बच्चे, तो मोमबत्ती क्या हुई, जली। और जब यह मोमबत्ती जली बच्चे, तो आप यही देख सकते हैं, जब यह मोमबत्ती जल गई तो मोमबत्ती जब जली तो मोमबत्ती के जलने के बाद बच्चे मोमबत्ती जो है वो CO2 देगी।
आप ध्यान से समझिए। अच्छा यहाँ देखते हैं, मोमबत्ती जली, मोमबत्ती से क्या हुआ बच्चे, ये CO2 आया, इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। ध्यान, अच्छा एक चार्ट ही बना देते हैं बच्चे, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले पुदीना का पौधा डाला गया, तो पुदीना के पौधा ने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन दिया तो ये मोमबत्ती क्या हो गई बच्चे, ध्यान से देखिए, जल गई। मोमबत्ती क्या हो गई बच्चे, जल गई। जब मोमबत्ती जल गई तो मोमबत्ती के द्वारा फिर जो है वो CO2 को क्या कर दिया गया, छोड़ा गया CO2। और इस CO2 से फिर जो है ये पुदीना का जो पौधा है यह अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाएगा। खाना बनाकर और फिर से यही क्रिया, फिर से ऑक्सीजन देगा, फिर से मोमबत्ती जलेगी, फिर CO2 जो है वो मोमबत्ती को जलने से पैदा होगा, और फिर इसी CO2 से बच्चे जो पुदीना का पौधा है अपना खाना बनाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है आप देख सकते हैं चलती रही होगी। ठीक है, चलती रही होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला, यहाँ प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला, यहाँ देखिए, प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला कि पुदीने ने हवा को फिर से शुद्ध किया। जो पुदीना है यह हवा को शुद्ध कर दिया, अर्थात यहाँ पुदीना नहीं था तो यहाँ बच्चे O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, तो ये बुझ गया। और जैसे ही पुदीना डालें तो इसने O2 पैदा किया, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन पैदा किया तो आप देख सकते हैं कि फिर मोमबत्ती जल गई। तो आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन खर्च हो गई। आप लोग को तो हम यही बता रहे थे बच्चे, फिर से एक बार आप लोग समझा देते हैं। आप देखिए, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। आप देखिए, फिर से समझा देते हैं। अब देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है कि जब मोमबत्ती ये नहीं जल रही थी तो पुदीना ने सबसे पहले क्या किया कि O2 को छोड़ा। O2 को छोड़ने से क्या हुआ बच्चे कि ये मोमबत्ती जली। ये देखिए आप, मोमबत्ती जल रही है। जब मोमबत्ती जली तो मोमबत्ती ने फिर क्या किया बच्चे, CO2 को छोड़ा। ध्यान से देखिए, CO2 को छोड़ा। और जब बच्चे CO2 को मोमबत्ती ने छोड़ा तो CO2 ने फिर CO2 को इस पुदीने ने अपना भोजन बनाने में, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चे, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करने में इस पुदीने ने इस CO2 को प्रयोग कर लिया। अब ये प्रक्रिया बार बार चलती रही। जब पुदीना CO2 का प्रयोग करके भोजन बनाया तो फिर ऑक्सीजन छोड़ा, फिर मोमबत्ती जली, फिर मोमबत्ती के जलने से CO2 जो है वो पैदा हुई। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस फिर CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मालूम है कि भोजन बनाने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पुदीना ने फिर यूज किया, फिर ऑक्सीजन छोड़ी। ये प्रक्रिया क्रमशः चलती रही। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बच्चे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा हम ये देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन खर्च हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, मतलब मोमबत्ती को जलने से ये जो पुदीना द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी गई थी, ये मोमबत्ती के जलने में ऑक्सीजन खर्च हो गई, और इसी के मोमबत्ती के जलने से बच्चे क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको समझा दिए। ठीक, पुदीने की टहनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ऑक्सीजन पैदा करने के लिए किया। ये तो बच्चे आपको बता दिए कि ये जो पुदीना की टहनी है, यह जो है पुदीना की टहनी है, ये अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं बच्चे कि पौधों को भोजन बनाने के लिए जो है खनिज लवण, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मोमबत्ती के जलने से जो CO2 हुआ, इस CO2 को इस पुदीने ने अपना भोजन बनाने में प्रयोग कर दिया, और फिर भोजन बना के फिर O2 छोड़ा, और इसी ऑक्सीजन से मोमबत्ती जली। और फिर जब मोमबत्ती जली तो अब आप पूछिएगा CO2 कहाँ से आया, तो मोमबत्ती के जलने से CO2 आया।
यहाँ जो CO2 लिखे हैं, CO2, ये मोमबत्ती के जलने से, ये मोमबत्ती जल रही है ना बच्चे, तो इस मोमबत्ती के जलने से CO2 पैदा हुआ और इस CO2 को फिर से पुदीना ने अपना भोजन बनाने में उपयोग किया और इस पुदीना ने भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन को छोड़ा, फिर ऑक्सीजन से मोमबत्ती जली। देखिए सब एक दूसरे के मिले हुए हैं। देखिए पहले पुदीना है तो पुदीना ने ऑक्सीजन छोड़ा तो मोमबत्ती जली, देखिए यहाँ जल रही है। और जब मोमबत्ती जली तो मोमबत्ती के जलने से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला बच्चे, इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पुदीना भोजन बनाने में किया। और जब पुदीना भोजन बनाएगा तो जाहिर सा बात है कि वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन फिर छोड़ा, फिर यह प्रक्रिया क्रमशः चलती रही। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वही दिया हुआ है, फिर ऑक्सीजन पैदा की, इसलिए मोमबत्ती फिर जल गई, बता दिए। फ्रांस के एंटन लवाइजे ने भी प्रिस्टले से सुना था कि कैसे उन्होंने हवा में से ऑक्सीजन अलग की। ऑक्सीजन के गुण क्या हैं? लेवाइजे ने स्वतंत्र रूप से प्रिस्टले के प्रयोग की पुष्टि की। इसके लिए कुछ समय बाद पता लगा कि पानी एक अलग अव्यय है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। आप जानते हैं जो जल का सूत्र होता है H2O, ये पानी का फॉर्मूला होता है। इसमें जो है आपको हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है इस पे हम लोग बात कर देंगे पदार्थों के संकेत और पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी। इसको बस सुन लेंगे, आपको हम लिखवाए भी हैं। वैसे तो पदार्थ के नामकरण और संकेत की कहानी बहुत लंबी और रोचक है, हम लोग आगे की कक्षाओं में जानेंगे। वैज्ञानिक यह हमेशा मानते रहे हैं कि कुछ प्रकार के पदार्थ तो तत्व होते हैं, बाकी सब पदार्थ इन तत्वों के मेल से ही बनते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट मतलब तत्व, पदार्थ के जो सबसे छोटे भाग होते हैं जिससे मिलकर वो बने होते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट पर बात करेंगे, धातु पर बात हम धीरे धीरे करेंगे। धातु क्या होते हैं आगे की कक्षाओं में भी जानेंगे। ठीक है, पहले हवा, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश, ये पंच तत्व थे। आप पहले देखिएगा बच्चे, तो ये जो पहले जो दिया गया है ये पंच तत्व, एयर, ठीक है, वाटर, फायर, स्काई, एयर और फिर जो है एक मतलब अर्थ। एयर, अर्थ मतलब मिट्टी, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर मिट्टी। तो देखिए ये आग जो है आग, पानी, आकाश, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 5 चीज़ दिया गया है ये पहले पंच तत्व माना जाता है। यहाँ देखिए ये 5 चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसको। हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश। पहले माना जाता है बच्चे कि इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। जैसे हम ये देख सकते हैं बच्चे कि आप यह देखेंगे कि इंसान भी जब मरता है तो मरने के बाद मान लीजिए ये मंगरू भाई हैं और ये मंगरू भाई मर गए, तो जब इनको जलाया जाएगा तो वे यही 5 चीज़ बनते हैं। एयर, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई। मतलब कि हवा, जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 चीज़ों में पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा माना जाता था। अब आगे देखते हैं। पर आज से लगभग 4 साल पहले कई प्रयोगों के आधार पर यह धारणा बदलती शुरू हो गई। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यह है बच्चे, मोटा मोटी आपको समझा देते हैं कि धीरे धीरे धातु की खोज होने लगी और उनका नामकरण किया जाने लगा। जैसे ऑक्सीजन है तो O2, इसके बाद हाइड्रोजन है तो H, नाइट्रोजन है तो N, ठीक है, या कॉपर है तो Cu, ठीक है। इसके बाद सोना है तो सोना को Au बोलते हैं, या शीशा है तो Pb, टीना है तो AsN, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे हम देखेंगे कि चांदी है,
आप लोग सोना और चांदी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि चांदी है तो उसको हम लोग एजी करते हैं। एजी सुनो तने जी, तो ये एजी कर देते हैं। ठीक, अब आगे बच्चे हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, सोना। सोना को तो आप सब लोग उसी के लिए क्लास में लोग बोल भी रहे थे कि नहीं हमें सोना का ट्रॉफी चाहिए, तो सोना को जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो सोना को देखिए, सोना का जो होता है वो ए यू होता है, और ये होता है चांदी का। किसका बच्चे? चांदी। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये होता है बच्चे सोना। ठीक है, चलिए ऐसे धीरे धीरे शुरू हुए। आपको अभी जानना नहीं है, आप देखेंगे कि आपको आगे की कक्षाओं में जानना है। लिखा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे, यहाँ लिखा है इसका कारण थोड़ा जटिल है, आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे, तो इसीलिए इस पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप बस जो मेन है उसको याद रखिएगा। जैसे जो मेन है ए यू मतलब सोना, और ए जी मतलब चांदी। ये क्या हो गया बच्चे? सोना। ये क्या हो गया? चांदी। चांदी, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे। ध्यान से देखिए, पूर्व की तरह कॉपर सल्फेट, तुतिया का विलयन और चूने का पानी तैयार कीजिए। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये डाटा जो बना हुआ है तैयार कीजिए। अब दोनों, एक मिनट, अब दोनों विलयन को परखनली में लेकर अच्छी तरह मिलाइए। ठीक है, परखनली क्या होता है बच्चे? परखनली एक ट्यूब होता है, जैसे ये हम आप लोग को नहीं दिखाते, ऐसे ट्यूब बना रहता है ना, यही परखनली होती है। तो कॉपर सल्फेट को विलयन को और चूने के पानी को, ठीक है, अब दोनों को एक परखनली में लेकर अच्छी तरह मिलाइए। परखनली को थोड़ी समय के लिए स्थिर रख दीजिए। क्या परखनली में कोई ठोस पदार्थ जमा हो रहा है? जी बिल्कुल। क्या दोनों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ के रूप में ठोस बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है। जब दो विलयन को अब आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के बाद जो ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं, इस ठोस पदार्थ को अवक्षेप और इस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जब हम एक पदार्थ, ये यहाँ देखिए, एक पदार्थ ये ले लिए कॉपर सल्फेट, दूसरा चूने का पानी, इन दोनों को मिला के जब तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो इसके नीचे, जैसे ये जो ट्यूब हो गया, इस ट्यूब के नीचे एक अवक्षेप, ऐसे ऐसे देखिए बच्चे, ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे जो है बच्चे नीचे में, इसको इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ऐसे अवक्षेप जमा हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण। यहाँ दिया गया है, अभी इस डायग्राम को मिटाएंगे तो आप देख लीजिएगा, ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं अवक्षेपण बच्चे। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को अब देखिए थोड़ा सुबह का टाइम है तो गला फंस रहा है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बच्चे इसको देखना है। देखिए, जो ऊपर वाला क्रियाकलाप है इसी को दिया गया है। सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट ले लिए, तुतिया का विलयन ले लिए, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट ले लिए, इसके बाद चूने का पानी ले लिए CaOH2, इनमें हम रिएक्शन करवाते हैं। जैसे आप देखिए, एक ये, जैसे एक ये, एक मिनट बच्चे रुक जाइए, एक मिनट, उसको मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन रखते हैं, ग्रीन ट्यूब बना लेते हैं। एक ट्यूब बच्चे ये हो गया और एक ट्यूब बच्चे ये हो गया, ये जो जो है ट्यूब हो गए। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लू कलर से ऐसे, और एक ये हो गया, तो क्या होगा, आप एक में भी रख सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। आप
दोनों अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम मान ले लेते हैं CuSO4, CuSO4, ठीक। और इसमें हम ले लेते हैं बच्चे, इधर वाले में हम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं CaOH2, CaOH2। अब हम क्या करेंगे बच्चे कि इन दोनों को, इन जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को इसमें क्या करेंगे बच्चे, मिला देंगे। कॉपर सल्फेट को इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मिला देंगे। अब मिलाकर जब इसको हम सेक कर लेंगे, हिला लेंगे, तो हिलाने के बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे कुछ पदार्थ जो है अवक्षेप के रूप में जमा हो रहे हैं। तो आप देखिए, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा वह उजला अवक्षेप होगा, जो CuOH2 होगा तो वह उसका अवक्षेप उजला होगा, और जो कैल्शियम सल्फेट होगा उसका अवक्षेप जो है हल्का नीला होगा, ठीक, हल्का नीला होगा। इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इसको। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है बच्चे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसको पहले कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। तूतिया का विलयन किसको बोलते हैं, CuSO4 को। चूने का पानी का क्या सूत्र है, तो CaOH2। और जो ये इसमें का Cu और उधर का हाइड्रोक्साइड जब मिलेगा तो यह CuOH2 बन जाएगा, यह उजला अवक्षेप हो जाएगा। और जब फिर से CuOH2 को हम गर्म करेंगे तो एक मिलेगा, इसका काला अवक्षेप मिलेगा। कैसा मिलेगा, काला। तो हम काला रंग भी ले लेते हैं, काला अवक्षेप मिलेगा तो, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं। इसका जो है कैसा अवक्षेप मिलेगा, आप फिर से ये जो CuOH2 है, इस CuOH2 को जो है फिर से हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर काला अवक्षेप मिलेगा, काला रंग भी ले लिए। और यह जो है C कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, और इधर जल मिलेगा, H2O, H2O मिलेगा, ठीक है। चलिए ये मिलेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है, आप जानते हैं कि बच्चे जो कॉपर सल्फेट होता है, इस कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, मतलब ब्लू विट्रोल, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस वही दिया गया है, इस पर हम विशेष रूप से कैसे क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस वही दिया गया है, इस पर हम विशेष रूप से बात नहीं करेंगे, समझा दिए हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, वह अगला पॉइंट यह है कि अब अगला पॉइंट देखिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। आप लोग बता दिए कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं बच्चे, जो केमिकल चेंज होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, इसमें जो है नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसके साथ साथ उसमें ऊष्मा भी रिलीज होती है, ठीक है। इसमें ऊष्मा भी रिलीज होता है, हीट भी रिलीज होता है, कुछ चीज़ें आगे दिया गया है, इस पर हम डिस्कस करेंगे नीचे, ठीक है। ध्वनि का भी उत्पन्न होता है, आगे दिया गया है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल शॉर्टकट में दिया है रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है, दो या यहाँ देखिए दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में जो नया परिवर्तन होता है, इसलिए इस परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी हम ऊपर देखें बच्चे कि दो परख नली लिए, इन दो परख नली में एक में जो है आप बच्चे कॉपर सल्फेट ले लिए, और एक में बच्चे ले लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। इन दोनों में बच्चे ध्यान से देखिए, इन दोनों में जब हम जो रिएक्शन कराएं, मतलब CaOH2 में CaOH2 और CuSO4 में जब हम रिएक्शन कराएं दोनों प्रखनली में, तो आप देखें ना क्या बना, CuOH2 प्लस
प्लस CuOH2 प्लस CaSO4 ये बना। अब देखिए, तो दो रसायनों को मिलाना और मिलाने के बाद फिर नया पदार्थ का बनना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं, यहाँ रासायनिक परिवर्तन के आगे हम यहाँ दिया गया है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ, मतलब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो है लोहे का अयस्क जो होता है उससे भी निष्कर्षण किया जाता है, दवाई का भी बनाई जाती है इसी प्रक्रिया के द्वारा। ये दिया गया है सारांश के रूप में कि आप जो जितना फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल का मतलब कि जितनी दवाएं बनती हैं वो उसी के अंतर्गत आती हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे जितना फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, दवाई होती हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ के बनने के साथ साथ निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकते हैं। इतनी घटनाएं हो सकती है। पहला है अवशोषित होना। जब भी आप उसमें कुछ डालिएगा तो उसमें अवशोषण होगा, अर्थात एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ चीज़ों का आप पदार्थ डालिएगा तो हो सकता है सोख भी ले, अवशोषण भी हो सकता है। कई रिएक्शन ऐसे हैं, कई अभिक्रियाएं ऐसे हैं जिनमें ध्वनि भी उत्पन्न होता है। जब रिएक्शन होते हैं, आवाज़ आते हैं, तो ध्वनि भी उत्पन्न, आवाज़ भी रिएक्शन में होता है। गंध में परिवर्तन या किसी नए गंध का बनना, गंध में परिवर्तन या किसी नए गंध का बनना, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि गंध में परिवर्तन, ये देखिए गंध में परिवर्तन मतलब कि जैसे दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं। देखिए बच्चे, गंध में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो उसका गंध है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दो चीज़ों को मान लीजिए, एक ये है एक बी, ए का गंध दूसरा है, बी का गंध दूसरा, और जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के जो गंध होगा, गंध का मतलब जो हम लोग सूंघ के नहीं जानते कि कैसा महक रहा है आप लोग की भाषा में, तो उस महक में जब रिएक्शन होता है तो परिवर्तन हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। आप देखिए, ये जो रंग है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। किसी नया गैस का बनना, जैसे आप ऊपर में अभी आप देखें ना कि दो बीकर लिए हम लोग ऐसे, एक में जो है CuSO4 ले लिए और एक में जो है CaOH2 ले लिए। जब ये हुआ तो CuOH2 बन गया और फिर CaSO4 बन गया। ठीक है, ऐसा चीज़ों को देखने को मिली। ठीक है, आप देखें भी तो इन सारी चीज़ों का होना हो सकता है। अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध बनना, रंग परिवर्तन, किसी गैस का बनना। ठीक है, नया गैस भी बन सकते हैं और बनते भी हैं। जैसे आप बच्चे अभी आप देखें कि CuOH2 जो हमने गर्म किया, क्या किया, हीट, गर्म, तो क्या बना बताइए? CuOH2 को गर्म किए तो क्या बना? तो ये CuO प्लस अन्य पदार्थ, CuO प्लस अन्य पदार्थ में H2O बना कि नहीं बना? H2O पानी है, बना कि नहीं बना? कॉपर ऑक्साइड बना कि नहीं बना? ठीक है, तो ये गैस भी बन सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए हम लोग आगे अब थोड़ा देखते हैं। ठीक, आगे जो मेन पॉइंट है अब वो देखते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है, जो मेन पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगला है, आपने अपने घरों में लोहे को देखा होगा। जो बच्चा लोहा होता है, उस लोहा में आप जैसे लोहा बहुत दिन तक छोड़ दीजिए, या आपका साइकिल है तो आप अपने साइकिल को छोड़ दीजिए तो साइकिल में जो है जंग लग जाता है।
ठीक है, उसमें मूर्छा जिसको अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं। आप लोहा का दरवाज़ा हो, साइकिल हो, घर का जो लोहा का बड़ा सा गेट है उसमें देखिए, तो अगर बरसात में और छोड़ देते हैं तो आपकी साइकिल में एकदम जंग टाइप का लग जाता है लोहा पर। वो क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अपने चापाकल के नट, खिड़की के छड़ पर भूरा लाल रंग का पदार्थ जमा देखे होंगे। इस भूरा लाल पदार्थ को हम जंग कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, धीरे धीरे नष्ट करता है। क्योंकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, कार, ट्रक, कारखाने आदि को ढांचा बनाने में और कई वस्तुओं में किया जाता है। यह अतः जंग लगने के कारण बहुत अधिक आर्थिक हानि होने की भी चांसेस है। अच्छा, आप बताइए बच्चे कि हम लोग लोहा का प्रयोग घर बनाने में भी करते हैं। जो घर बनता है आपका उसमें भी करते हैं, रेल के पटरी पर भी रहता है। इसके साथ साथ जो बड़ा बड़ा पुल बनते हैं पुल पर भी रहता है। आप बताइए कि मान लीजिए एक इतना बड़ा पुल बनाए हम, ये पुल है और पता चला कि 500 करोड़ रुपया लगा के पुल बनाए और पता चला कि लोहा में जंग लग गया, पुल गिर गया, तो पूरा जान माल की क्षति हो सकती है, बहुत लोग मर सकते हैं। तो इसीलिए इससे जंग लगने से बचने के लिए आप अपने घरों में भी बहुत ज़रूरत देखते होंगे। आपका दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया, ठीक है, इसके बाद लोहे का चाकू हो गया। आप अपने घरों में पौसुल को देखिए बच्चे, आपका जो पौसुल होता है ना, पौसुल भी वैसे ही होता है, उसमें तुरंत जंग लग जाती है। ठीक है, तो वो कैसे होती है? देखिए, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको ध्यान देंगे। जंग लगने के लिए O2 प्लस वाटर वेपर, शॉर्टकट मतलब जल वाष्प का होना, इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये बिना ऑक्सीजन और जल वाष्प के जंग नहीं लग सकते हैं। आप देखिएगा बच्चे कि जो समुद्र होते हैं तो वहाँ जल वाष्प बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पानी लवणीय होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ जंग लगने का चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दिया है, 3 बोतल लीजिए, प्रत्येक में लोहे की साफ कील काटी लीजिए। एक बोतल को गर्म पानी में भर दीजिए और दूसरे बोतल को ठंडी पानी में डालिए। आधी कील पानी में और आधी पानी से बाहर। तीसरी बोतल खाली छोड़ दीजिए। तीनों बोतलों को बंद करके कुछ देखिए, एक बोतल ये तो पूरा देखिए इसमें पानी भरा है, इसमें डाल दिए। तीसरा है कि आधा पानी भरा है, इसमें पानी नहीं भरा है। ठीक है, तो दूसरा बोतल जो आधा कील ऊपर है और आधा पानी है, इसमें पानी है ही नहीं, तीनों में क्या अंतर होते हैं? ठीक है, यहाँ दिया गया है, देखिए पहले और तीसरे कील पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो पहला और तीसरा कील है, ये पहला और जो तीसरा कील है, इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी जलवाष्प होने की संभावना बहुत कम है, इसमें भी जलवाष्प होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पूरा लबालब ये जो है पानी भरा हुआ है, इसीलिए जलवाष्प होने की संभावना कम है। इसीलिए इन दोनों में 1 और 3 में यह जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, मतलब कि रस्ट का बनना है, ठीक है, जो जंग का लगना है, यह संभव नहीं होगा। लेकिन जो जैसे ही हम बात करते हैं दूसरे पर बात करेंगे, ये इस पे बात करेंगे बच्चे, तो ये दूसरा में ऐसा संभव हो सकता है और होगा ही। दूसरे बोतल में जंग लग जाएगा, क्यों? क्योंकि आधा पानी है, तो आधा पानी है तो ये पूरा यहाँ जलवाष्प, वाटर वेपर, जलवाष्प क्या है बच्चे? बने हुए हैं। जलवाष्प क्या है? बने हुए हैं, और लोहा भी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी है। तो जैसे ऊपर में बताएं कि जहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगा और जहाँ वाटर वेपर मिल जाएगा, वहाँ बहुत जल्द चांस है कि वहाँ जंग लग जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चे, इसको ध्यान से देखिएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। समुद्र तट के निकट लोहे में जल्दी जंग लगते हैं, क्योंकि
लवण युक्त जल रहता है। देखिए जो समुंदर होते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए ये समुंदर हो गया, इस समुंदर के पास बहुत जल्दी जंग लगता है। क्यों? क्योंकि इस समुंदर के पास जो पानी होते हैं वो बहुत खारा होते हैं। खारा का मतलब कि उनका पीएच वैल्यू लगभग 12-13 होता है, ठीक है, और वो बहुत उसमें नमकीन होते हैं, इसलिए, और ऑक्सीजन तो बाहर रहते ही हैं, तो इसीलिए चांस ज़्यादा रहता है जो समुंदर के किनारे जो लोहा होते हैं वहाँ जंग लगने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। चलिए अब हम जंग को रोकथाम कैसे कर सकते हैं इस पे बात करेंगे। आप बच्चे अपने अपने घरों में जो है, आप अपने घरों में देखे होंगे कि जो लोहे का ऐसे गेट रहता है, ऐसे गेट रहता है, इस पे हम लोग पेंट कर देते हैं ऐसे, या आप इस पे पेंट कर देते हैं, या बच्चे आप कुछ भी आप अपने घर में देखिएगा कि जैसे जो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर के जो हल होता है तो, या उसका केजविल होता है, जैसे मान लीजिए ये केजविल हो गया ऐसे, तो या ये हल हो गया, इस हल को जब काम हो जाता है तो इसको हम लोग जो है अच्छे से मोबिल लगाकर मोबिल लगाकर मोबिल लगाकर रखते हैं, ठीक है, या कोई लोहा का सामान रहता है उसमें हम लोग मोबिल लगाकर उसको पोत कर रखते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। दिक्कत न हो का मतलब उसमें जंग न लगे। तो यही चीज़ दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? आप साइकिल की रिम या हैंडल में जंग लगते देखे हैं? अपने घर की खिड़की के छड़ पर पेंट की परत डालते देखा होगा। जी बिल्कुल। आप अपने घरों में जो आपका खिड़की है यहाँ पर जो है पेंट करते आप जो है देखे होंगे। पेंट करते आप जो है बच्चे आप देखे होंगे। क्यों पेंट किया जाता है? आखिर क्या ज़रूरी है बच्चे पेंट करने का? कोई ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप पेंट नहीं कीजिएगा तो उसमें जंग लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? लोहे की, इसको मारकर थोड़ा पता ले लेते हैं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाकर वस्तु में जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे? उसको ऑक्सीजन से बचाना है और पानी से। आप देखते होंगे कि जो आप लोग का घर का कल होगा, ठीक है, आप लोग का घर का जो कल होगा बच्चे, देखिए जंग लगने से ऑक्सीजन से बचाना है और वाटर वेपर या पानी से बचाना है। पानी हिंदी में लिख देना आपको, पानी, वाटर। तो आप देखे होंगे आपका जो कल होगा, मान लीजिए बच्चा ये कल है, तो ये कल जो होगा, ये कल के पास तो पानी हमेशा गिरता है। तो आप लोग बच्चे कल में हमेशा आप लोग जंग लगते देखे होंगे, क्योंकि पानी हमेशा रहता है वहाँ, तो पानी की ज़रूरत है नहीं, और इसके साथ साथ वहाँ पे ऑक्सीजन तो हमेशा रहता है, इसलिए वहाँ जंग लगने का चांस रहता है। यदि हम उसको पेंट कर देंगे वो चांस कम हो जाएगा। इसीलिए बच्चे आपके घरों में, आपके दरवाजे, आपके खिड़की, आपके लोहे का जितना सामान होता है उसको पेंट करके रखा जाता है, लोहे को, नहीं तो आप तुरंत उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। चलिए, तो लोहे के पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत चढ़ा दिया जाता है। क्रोमिनियम और जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़कर जंग लगने से बचाया जा सकता है, ठीक है। उस पे जो लोहा होता है बच्चे, उस लोहे पर हम जो है या तो पेंट कर देंगे, या एक होता है गैल्वेनाइजेशन दिया भी हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन बोलते हैं या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए लोहा है, ये मान के चलते हैं बच्चे कि लोहा है, ठीक है। इस लोहे पर हम इस पे ऊपर से देखिए, ये ऊपर से हम इसको ऐसे जिंक का परत, जेडेन का मतलब होता है जिंक, ठीक है, तो जिंक का परत चढ़ा देंगे।
ऊपर से देखिए, ये ऊपर से ऐसे करके हम इसको पूरे अच्छे ढंग से इसको चढ़ा देंगे, जिससे कि इस पे जंग न लगे। और जब ऊपर चढ़ा देंगे बच्चे तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन मिलेगा भी तो ये जिंक वाला भाग को न मिलेगा जिस पे जिंक पर चढ़ाए हैं, अंदर तो ये आयरन पर तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जंग लगने के चांस बहुत नाम मात्रा के बराबर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप लिख लीजिएगा। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब एक होता है स्टेनलेस स्टील, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत मजबूत होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है बच्चे, इसमें स्टेनलेस स्टील में इसका किसका किसका मिश्रण है देखिए। तो इसमें जो है का स्टेनलेस स्टील में कार्बन, यहाँ दिया गया है कार्बन, क्रोमिनियम, निकेल, मैग्नीज, इतना धातुओं को मिला के बनाया जाता है। यह बहुत मजबूत होता है। इससे जो ऑपरेशन वाला जितने सामान होते हैं, हथियार होते हैं चीरने फाड़ने वाला, वो बनाए जाते हैं। आपके घर के जो बर्तन बनते हैं वो इसी से बनते हैं, स्टेनलेस स्टील से बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, भी आई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और एक दो और बातें हम आपको बता दे रहे हैं, कि जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील में, ठीक है, कौन कौन सा हो गया, कार्बन हो गया, क्रोमिनियम हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीज हो गया। क्या क्या हो गया, कार्बन हो गया, इसके बाद क्रोमिनियम हो गया, निकेल हो गया, और मैग्नीज हो गया। कार्बन, क्रोमिनियम, निकेल, मैग्नीज, ये लिख लीजिएगा। ये बच्चे आप बड़े एग्ज़ाम की जब तैयारी कीजिएगा, बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा, आईएएस का तैयारी कीजिएगा, किसी भी रेलवे का तैयारी कीजिएगा, दरोगा का तैयारी कीजिएगा, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसीलिए इस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आपके कंपटीशन में पूछे जाएगा कि लोहे पर, ये लोहा है, इस लोहे पर जिंक का परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, यह लेपन बोलते हैं। अब पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है स्टेनलेस स्टील में आते हैं, तो कार्बन, क्रोमिनियम, निकेल, मैग्नीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। कार्बन, क्रोमिनियम, निकेल, मैग्नीज, ठीक है। CCM, CCM, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीएम नेता है, ठीक है, आप अब चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सीएम, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट बच्चे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीएम नेता है, क्रोमिनियम, मैग्नीज, ठीक है, इसके बाद निकेल, और सी से कार्बन। सीएम नेता है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक दो और हम देखेंगे कि जैसे बच्चे, जैसे आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं कि जैसे हम बता दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए, जैसे स्टेनलेस स्टील में सीएम नेता है में कार्बन, क्रोमिनियम, मैग्नीज और निकेल, ये आता है ना, कार्बन, क्रोमिनियम, मैग्नीज, निकेल, ये चार आते हैं। वैसे ही इसको बोलते हैं एलोय, एलोय, दो तीन पदार्थों को मिलाकर और यह बनाया जाता है। वैसे ही अन्य और भी पदार्थ हैं, जैसे आप बच्चे अपने घर में पीतल का नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रास, इसको लिख लीजिएगा, ब्रास। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीतल, क्या बोलते हैं, पीतल,
चलिए ठीक है बच्चे, सॉरी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी चाहेंगे कि चलिए सॉरी। चलिए देखिए, तो जैसे आप जो है सीएम नेता है, वैसे हम लोग बात किए कि कार्बन, क्रोमिनियम, निकेल, मैग्नीज। वैसे ही पीतल होता है, पीतल का बर्तन आप देखते हैं, एक लोटा होता है, लोटा का जो पीतल नहीं चमकता है जिसमें, हाँ अभी ख्याल पड़ा। अब आप देखिए, आप जब बच्चे छठ में आप आपकी माता जी, आपकी बुआ जी जब आप छठ करती हैं तो जो ए, जो सोना जैसा चमकता रहता है, ऐसे जो लोटा रहता है वही पीतल होता है। तो क्या आप सोचे हैं कि वो किसका बना रहता है कभी आज तक? तो वो जो है बच्चे, जो पीतल होता है वो कभी आप सोचे हैं कि किसका बना होता है? छठ में होते हैं, या काली माई का आपके गांव में जब पूजा होता होगा बच्चे, काली माई का जब पूजा होता होगा तो उस समय भी इस पीतल को जो छाछ देने के लिए जो ले जाया जाता है, पानी उसमें भर के, वो पीतल का ही रहता है। या आपको एक और बात बता रहे हैं, कि आपके घर में जो माता माई पुजाती हैं, तो उस समय तो घड़ा रखा जाता है। खैर जहाँ तक हमें याद है, घड़ा मतलब जो मिट्टी का बनता है, ठीक है। चलिए, तो वो पीतल आखिर बना किसका होता है? जो पीतल होता है, पीतल जो है बच्चे, इसको लिख लीजिएगा आप, कॉपर और जिंक, जेडेन, इसको आप लिख लीजिएगा बच्चे कहीं। कॉपर, और इसको लिख लीजिए COPPER, कॉपर, और इसको लिख लीजिएगा जिंक, ZINC। हम इस पे लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए ZINC, जिंक। कॉपर, तांबा और जस्ता, हिंदी में इसको बोलते हैं तांबा, ठीक है, और जस्ता हिंदी में भी आपको लिख दे रहे हैं। चलिए, इसको मिटा के हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। कॉपर का मतलब हो जाता है तांबा, ठीक है। कॉपर का मतलब जो बच्चे हो जाता है वो तांबा, और जिंक का मतलब हो जाता है जस्ता। तो तांबा और इस जस्ते को मिलाकर, आप अपने से भी लिख सकते हैं, जस्ता ऐसे लिखाएगा, जस्ता। तो इस तांबे और इस जस्ते को मिलाकर पीतल को बनाया जाता है, ठीक है। इसको आप अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम अभी मिटा रहे हैं, एक और कंसेप्ट है उसको बताना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। एक होता है ब्रोंज, जिससे घंटी बजाई जाती है, घंटी बजाई नहीं, बनाई जाती है, ब्रोंज, ठीक है। कासा जिसको बोलते हैं, ब्रोंज, आप इसको भी लिख लीजिएगा बच्चे साइड में, ब्रोंज, कासा। कासा, ये कासा किससे बनाई जाती है बच्चे? तो कासा जो बनती है वो कॉपर और एसेन। कॉपर का मतलब हो गया बच्चे, कॉपर का मतलब हो गया कॉपर और एसेन। कॉपर का मतलब हो गया तांबा, और एसेन का मतलब हो गया टीन। एसेन का मतलब हो गया बच्चे, एशियन का मतलब हो गया बच्चे, एशियन का मतलब हो गया बच्चे टीन। टीना जो होता है वही, टीना और तांबा, टीना और तांबा को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। कांसा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। घंटी बजती है इससे, और इससे अन्य कई बर्तन भी बनते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसको एक बार शॉर्ट में हम लोग कर देते हैं, लिख देते हैं कि पहला हो जाता है, पहले की हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो पीतल, ठीक है। पहले का बात करते हैं पीतल। पीतल किसका? कॉपर, जिंक, कॉपर, तांबा और जस्ता, ठीक, और तांबा और जस्ता। इसके बाद बात करते हैं कांसा किससे बनता है बच्चे? तो कांसा की बात करते हैं तो कॉपर और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता को मिला को बनाया जाता है कांसा। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये ZN है, ये CU है, ठीक है। तांबा जस्ता को मिलाकर पीतल, और कांसा तांबा और सॉरी, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ये एसेन है, जस्ता नहीं, टीन है।
कांसा में जो है ये टीन है, ये नहीं, इसको मिटा देते हैं, टीन है वो सही है। कॉपर और जिंक को मिला के पीतल बनाया जाता है, ठीक है। तांबा और जस्ता को मिला के वो बनाया जाता है, वो सही है, ठीक है, वो सही है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एसन का मतलब टीन, टीन, ठीक है, टीना जिसको बोलते हैं। तांबा, तांबा और टीना को तांबा और टीना को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, शॉर्टकट में लिख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। ऊपर लिखवाए हैं, नहीं भी वहाँ लिखवाए हैं, देखिए कॉपर और जेडेन, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो यहाँ छोटा में लिखवा देते हैं, 1 मिनट रुक के आप थोड़ा सा मोटा में आप इसको लिख लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, मिटा लें। देखिए पहला हो गया पीतल, पहला बच्चे हो गया पीतल, ऐसे ही लिखिएगा, पीतल देके इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा ब्रास, BRASS ब्रास। इसमें लिख दीजिएगा कॉपर, Cu+Zn। कॉपर को बोलते हैं तांबा, तांबा, इसको बोलते हैं जस्ता, जस्ता, ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। ये Cu है, Cu और Zn। अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, अब आते हैं कांसा। कांसा को हम लोग बोलते हैं ब्रोंज, BRONZE, ब्रोंज, हिंदी में इसको बोलते हैं कांसा, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, तो कॉपर होता है और टीन, हिंदी में लिख लीजिएगा तांबा और टीन, ठीक, टीन, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉपर, CUPPER और टीन, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप इसको वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। आप जानते हैं कि साधारण नमक को समुद्र जल को वाष्पर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होते हैं, उसे क्रिस्टल छोटे होते हैं, उसका रवा छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार नमक को रवा के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। किसी पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिविटी है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देंगे बच्चे कि क्रिस्टलाइजेशन है क्या। आप जब समुद्र में पढ़े होंगे तो हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो है पूरा का पूरा ये, सॉरी 1 मिनट, हम ब्लू ले लेते हैं, ब्लू, इसको मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है समुद्र है। इस समुद्र के किनारे जब हम ये ऐसे, यहाँ पानी आया, इस पानी को रोक देते हैं क्यारी में, यहाँ ऐसे ऐसे जो है नमक का ढेर बन गया, ठीक है, ढेर बन गया। ये जब नमक का बन गया तो यह जो है वह सॉल्यूशन रहता है, पानी जैसा रहता है, सॉल्यूशन विलियन रहता है। इस विलियन से ठीक है, ये अशुद्ध है, ये क्या है बच्चे, अशुद्ध। इसकी खास बात क्या होती है कि यह अशुद्ध है, यह जो है अशुद्ध है, यह जो है अशुद्ध है। इसकी खास बात यह है बच्चे कि यह जो है अशुद्ध है। इस अशुद्ध पानी से आपको मालूम है कि ये समुद्र है, और इस समुद्र से पानी रुकने के बाद जो पानी था वो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वेपर, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, तो ये क्रिस्टल बनेगा ऐसे। इस क्रिस्टल, अशुद्ध क्रिस्टल जो है, जो एक विलयन का रूप है, इससे शुद्ध और ठोस नमक बनाने की प्रक्रिया को ही क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ध्यान से एक बार फिर से समझिए, फिर से एक बार आप समझ लीजिए, फिर से समझिए। मान कर चलते हैं कि ये समुंदर है, इस समुंदर के किनारे क्यारी बना दी है, इसमें ये जो आप दिख रहे हैं ये जो है नमक हो गए, ठीक। ये जो है अशुद्ध है, इसमें अभी समुद्र की बहुत सारी चीज़ें, लवण से लेके हर चीज़ मिला हुआ है, अशुद्ध है। इस विलयन से, अभी विलयन बताया आपको कि पानी जैसा हो, देखिए उसमें विलयन का 2 भाग होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। जैसे आप एक नमक ले लेते हैं और पानी, तो एक विलेय और विलायक होता है।
तो विलियन बराबर होता है, विलियन बराबर होता है, विलियन बराबर विले और विलायक, विले प्लस विलायक, विले प्लस जो चीज़ घुलता है, जैसे पानी में हम चीनी को घुल रहे हैं, तो ये चीनी क्या हो गया, चीनी जो हुआ वह विले हुआ, ठीक है, और पानी के अंदर जो हुआ वह विलायक हुआ। विलायक मतलब जो चीज़ें अपने अंदर घुला रहा है, तो घुला कौन रहा है, पानी, तो ये क्या हो गया विलायक, और घुल कौन रहा है, चीनी, तो चीनी क्या हो गया विले। तो विले और विलायक को मिलकर विलियन बनता है, ठीक है, विलियन बनता, विलियन बनता है, ठीक है, विलियन बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ दिया गया है कि किसी पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रावा उनके विलियन से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब जो शुद्ध प्राप्त किए जाते हैं उनके विलियन से, जैसे नमक का विलियन। आप एक और उदाहरण देखें, ये कैसे किया जाता है, या तो गर्म करके या तो कूल करके, दो चीज़ें आपको मोटा मोटी समझा दे रहे हैं। गर्म करके कैसे, तो आप बच्चे आप देखे होंगे अपने घरों में, अपने गांव में देखे होंगे कि ऊख पेराता है, ऊख, उस ऊख को कुल्हड़ में पेर के पानी पहले बनाया जाता है बच्चे। उस पानी जैसा जूस होता है, उस पानी को गर्म किया जाता है, पूरा झोंक झोंक के गर्म, आग देकर इधर से आप देखे होंगे गाँव में ना, ऐसे इसमें उसके डंठल को अंदर झोंका जाता है, झोंक के तब ऐसे जो है उसमें गुड़ बनता है, क्या बनता है, गुड़, गुड़, और उस गुड़ से फिर क्या बनता है, चीनी, चीनी क्या हो गया, क्रिस्टल, और बना किससे, तो ऊख के रस से। तो ये ऊख क्या हो गया बच्चे, सॉल्यूशन हो गया ना, पानी हो गया कि नहीं हो गया, और इस पानी से क्या बना, तो गुड़, गुड़ से फिर क्या बन गया, चीनी। तो यही क्रिस्टलाइजेशन है, पानी, ऊख का रस क्या हो गया, पानी जो अंदर इसमें है, और इस पानी से जो अंदर पानी है बच्चे, इस पानी से क्या बना, उसको जब हम आग दिए, हीट दिए, गर्म गर्म दिए अंदर से झोंक कर, तो क्या बन गया, गुड़, और इस गुड़ से हम क्या बना लिए, चीनी बना लिए, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक अब ये हो गया गर्म करके, ये बच्चे हो गया, ये इसको मिटा देते हैं, ये हो गया गर्म करके, पहला पढ़ लिया हम लोग गर्म करके, ठीक है, गर्म करके, ठीक है, और दूसरा है कूल करके, कूल मतलब ठंडा करके। जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखते होंगे कि बर्फ़ जमता है, बर्फ़ गिरता है, तो वहाँ तापमान जो है बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो धूल कण वायुमंडल के हैं वो जम जाते हैं, और जम कर वो क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं, वो क्रिस्टल बन जाते हैं एकदम। और वो बर्फ़ बड़ा बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा ढोका, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, वो ढोका के रूप में हो जाते हैं। तो ये आप समझ गए कि ऊख के रस समझ गए, और एक बर्फ़ समझ गए जो जम्मू कश्मीर में गिरता है बड़ा बड़ा, जिस पे आप लोग बहुत लोग जाते हैं घूमने फिरने, ठीक है, ये दोनों समझ गए। चलिए लेक्चर लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। देखिए ये उदाहरण हो गया। अब दूसरा है, एक क्रियाकलाप है कि आप पानी लीजिए और इसमें फिटकिरी घोल दीजिए, और एक क्रियाकलाप है, इसमें फिटकिरी घोल दीजिए, फिटकिरी घोलने के बाद ऊपर से फिटकिरी बांध के और एक वो कर दीजिए, धागा से लटका दीजिए। एक शीशी में 5 ml पानी लीजिए, ठीक है, 5 ml पानी लीजिए, इसमें 1 ग्राम फिटकिरी डालिए, यदि फिटकिरी पानी में नहीं घुलती तो इसको गर्म कर दीजिए। देखिए इसको हम लोग क्लास में करेंगे। आप फिटकिरी लीजिए, पानी में नहीं घुलती तो इसको गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद यहाँ दिया गया है, गर्म करने के बाद गर्म करिए, फिटकिरी के घुलते ही इस शीशे को पानी से भरे एक बर्तन में ठंडा होने को रख दीजिए। 1 घंटे बाद बोतल को ध्यान से देखिए, यदि फिटकिरी की रावा नहीं बनी तो फिटकिरी की, देखिए इसमें कुछ नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है पहले फिटकिरी ले लिए और एक पानी लिए 5 मिलीलीटर, इसमें डालें, इसको गर्म कर दिए, हीट,
आपको हम बताएं कि या तो गर्म कीजिएगा तो क्रिस्टल बनेगा, या तो ठंडा कीजिएगा तो गर्म किए, पूरा गर्म किए तो ये घुल गया, फिटकरी घुल गया। एक और धागा में फिटकरी बांधकर और टांग देंगे। तो टांगेंगे तो देखेंगे कि जो धागा है और फिटकरी है, या तो नीचे यहाँ पे क्रिस्टल बन जाएगा, या जो ये धागा टांगा हुआ है यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे फिटकरी आ जाएंगे। इसको करके क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ नहीं है, अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि भौतिक परिवर्तन पर हम बात भी कर लिए हैं कि एक गुब्बारा को फुलाइए, फुलाकर पचका दीजिए, वो फिर उसी शेप में आ जाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, न ही कोई नई इसमें आवाज़ आई, न नया गैस बना, न नई दुर्गंध या गंध इसमें से गंध में बदलाव आया, कुछ नहीं हुआ। तो यह भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। आप रोटी रोटी सेक रहे हैं, रोटी को जब तक तवा पर नहीं डालिएगा तब तक उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। फिर इसको आप देखते भी होंगे कि आपकी माताजी जब रोटी सेकती हैं तो फिर उसको कट करके फिर जो बचता है लोइया का फिर उसी में डाल देती हैं। तो उसको हम पुनः उसी भौतिक परिवर्तन क्या है कि उसको पुनः उसी परिस्थिति में हम ला सकते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। गुब्बारा को फुलाएं, पता चला कि हवा निकाल दी, पचक गया, फिर फुला दिए। एक और उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण आपको देते हैं, वो आपको देते हैं बच्चे, वो देते हैं भौतिक परिवर्तन के इसे एक और इसमें पॉइंट है, वो है कि भौतिक परिवर्तन में आकार, रंग, पदार्थ, ये सब सारा चीज़ों का बदलाव होता है। जैसे हम आपको देखते हैं एक और चीज़ देखते हैं। देखिए, जैसे आप सबके घर में, बहुत लोगों के घर में फ्रिज होगा ना बच्चे, फ्रिज होगा। इस फ्रिज में कटोरी में हम करवाए थे पानी को जो है रख दीजिए। ये पानी कुछ समय बाद, एक दिन के बाद ये पूरा बर्फ़ जम गया, पूरा ऐसे ठोस हो जाएगा बर्फ़। ठीक है, ऐसे जो है बच्चे, ये ऐसे ठोस हो गया। ठीक है, ऐसे एकदम ठोस हो गया, ऐसे ठोस बन गया। ये सॉरी, कट गया। थोड़ा सा बनाते हैं ऐसे, एकदम कटोरी में रखिएगा तो ऐसे जो है एकदम ठोस बन गया। अब देखिए, पहले क्या था, पानी। इस पानी को क्या किए हम, फ्रिज में रख के ठोस कर दिए। फिर इसको क्या करेंगे कि जब जैसे ही हम बाहर लाएंगे यह पिघलने लगता है, फिर पानी बन जाता है। पहले क्या था, पानी, अब क्या है, पानी। ठीक है, बाद में क्या बना, पानी। देखिए, पानी ही है, इस पानी को ठंडा दिए तो क्या बन गया, बर्फ़, और फिर बर्फ़ को धूप में छोड़ दिया तो फिर क्या बन गया, पिघल गया। अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, आप गर्मी में देखिएगा कि आप ये आइसक्रीम हो गया, आप आइसक्रीम को खाते हैं, खूब अच्छा सा आइसक्रीम पूरा है, इसमें पूरा क्या बोलते हैं, खूब अच्छा सा आइसक्रीम है ये आइसक्रीम, और इस पे लाल रंग का पूरा एकदम चढ़ा हुआ है वो अच्छा सा फेवर। आप खा रहे हैं इसको, यदि आप जल्दी नहीं खाइएगा तो यह तुरंत पिघल जाएगा और आपका जो मुंह से लार भी आ जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, पूरा मुंह से लार आ जाएगा। वो हो कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन में आते हैं, जिनको हम पुनः उसी परिस्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह पाठ समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको बच्चे यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब इंजॉय कीजिए, खूब अपने साथियों के साथ इंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, एकदम अच्छे से रहिए। आपकी स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सारे लोग खुश रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामनाएं के साथ यह चैप्टर और यह पाठ को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।